प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गणित का 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए एक लेटेस्ट वायरल बोर्ड का पेपर लेकर के आ चुके हैं। और जितने भी विद्यार्थी 27 फरवरी को गणित का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस गणित के वायरल पेपर का फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। और एक बात मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे सेशन को अंत तक समझ लेता है तो अब की बार 27 फरवरी गणित के पेपर में 95% मार्क्स आसानी से अचीव कर सकता है। इस बात की पूरी गारंटी है। तो ये बच्चों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले बच्चों, हम ये समझते हैं कि अब की बार 2024 में गणित का पेपर किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो बच्चों, इस पूरे पेपर को हल करने के लिए आपके पास कुल मिलाकर के 3 घंटा 15 मिनट का टाइम रहेगा, जिसमें 15 मिनट में पेपर को पढ़ना है और सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड दिए गए हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे 1 नंबर का रहने वाला है, जो कि 20 MCQ रहेंगे। और इसको हल करने के लिए OMR आंसर शीट पे आपको हल करना होगा। और बच्चों, एक बात और ध्यान समझ लो कि अब की बार OMR को हल करने के लिए किसी भी प्रकार का व्हाइटनर या इरेजर का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल ब्लू या ब्लैक पेन का यहाँ पे आपको फिलअप करना है, ठीक ना। और खंड ब जो होगा वो 50 नंबर का रहने वाला है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को खंड अ के सारे प्रश्नों को यहाँ पे सोल्यूशन करने वाला हूँ। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। आइए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे हल करेंगे खंड अ के सारे प्रश्नों को। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए कौन सा कथन सत्य होगा, ठीक ना। इस क्वेश्चन को सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे हल करेंगे। जैसा कि यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चा, कि हमारा पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना। 2 यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पे क्या है, a है और दूसरा क्या है, b है। 2 धनात्मक पूर्णांक दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि मौसा और लौसा में क्या अनुपात होगा, कौन सा सूत्र यहाँ पे होगा, इसका क्वेश्चन आपको बताना है। तो बच्चे यहाँ पे देखो, 2 संख्याओं का जो भी गुणनफल होता है ना, आपस में जो गुणनफल होता है ना, वो क्या हो जाएगा, उनके मौसा, ठीक ना, उनके मौसा यानी कि मौसा ऑफ a इंटू बी, ठीक ना, और उनके लौसा, ठीक ना, मौसा और लौसा के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैच करा सकते हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरे को लग रहा है तीसरा में यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया है। ए और बी का मौसा और लौसा क्या हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो चौथा में दिया है ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, मौसा ऑफ ए इंटू बी, और लौसा ऑफ क्या हो जाएगा, ए और बी का लौसा हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना, कई बार भाई पेपर में आ चुका है, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चा। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल कितना होता है, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या या पूर्ण संख्या। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं भैया कि भाई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। जैसे मान लो दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जैसे मान लो परिमेय संख्या 2 दिया गया है और साथ में एक और परिमेय संख्या लिख लो, जैसे मान लो यहाँ पे 2, ठीक ना। अब देखो, जो 2 और √2 आपस में जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से इसका जब भागफल भी करेंगे ना, ठीक ना, इसे देखो 2 में हम अगर रूट से 2 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रूट में 2 आएगा। तो रूट में क्या हो जाएगा भैया, ये क्या हो जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक ना। तो बच्चों देखो, अगर किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या, या दोनों का आपस में भाग भी करेंगे ना तो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या भी होगा, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या होगा, सेकंड इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, जरा ध्यान से समझिएगा कि यदि m बराबर 5 और n बराबर m प्लस 7, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का रूट जब निकालोगे तो क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जरा आप लोग ध्यान से समझो। यदि यहाँ पे समझो, ठीक ना, तीसरा हमारा क्वेश्चन दिया गया है। एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से हल करेंगे। m का मान कितना दिया गया बच्चा, 5 दिया गया है, और n का मान क्या दिया गया है, m प्लस 7 दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, m का मान 5 रखो तो 5 प्लस 7, तो n का मान क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 12। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है, ठीक ना, क्वेश्चन पूछा गया है m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर का मान निकालना भाई। अब देखो m स्क्वायर का मान, m का मान क्या हो जाएगा 5, तो 5 का वर्ग कर दो, साथ में n का मान मैंने 12 का वर्ग कर दो। अब दोनों का रूट निकाल दो, ये क्या हो जाएगा 25 और ये क्या हो जाएगा 144, ठीक ना। अब ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 169, और जो कि क्या होता है 13 का वर्गमूल होता है। क्या होता है, 13 का भाई वर्गमूल होता है। आप आसानी से कर सकते हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा में दिया गया है।
ठीक ना। इसी प्रकार से अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या कितनी होगी। अच्छा देखो, किसी भी परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या, जैसे मान लो चौथा हमारा क्वेश्चन है, मान लो 1/2 ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसी का अगर हम समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगा, गुणा कर दो ऊपर नीचे सेम संख्या से, 2/4, ठीक है। इसी प्रकार से 4/8, इसी प्रकार से 8/16, इसी प्रकार से 16/32। माने कितनी संख्या बनाई जा सकती है, अपरिभाषित, क्या हम कल से कह सकते हैं अपरिभाषित, या हम ये बोल सकते हैं भैया अनंत बनाई जा सकती है। अपरिभाषित या अनंत माने तमाम प्रकार की संख्याएं बनाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर चौथा में आपके यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है, ठीक ना। चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो दो रैखिक समीकरण हैं, यदि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 आपस में जब बराबर होंगे तो जो समांतर रेखाएं होंगी कि रेखाएं संपाती होगी कि रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखो, एक बात मैं आप सभी को बता दे रहा हूं कि जब दो रेखाएं, ठीक ना, एक बात मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जरा ध्यान समझिएगा। जैसे मान लो कोई दो रेखाएं हैं, दो समीकरण है, यहाँ पे a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0 है। इसी प्रकार से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, ठीक ना। अब देखो हमारा कंडीशन बोल रहा है भाई कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये हमारा कंडीशन दे रखा है। तो बच्चों ये जो कंडीशन होता है ना, ये होता है समांतर रेखाएं का, क्या समांतर रेखाएं का, ये जो दोनों रेखाएं होगी ना आपस में क्या होगी, समांतर होगी, इस प्रकार से होंगी, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं होंगी। ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, रेखाएं समांतर हो जाएंगी, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया बाबू कि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 है, 21 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है। अब बच्चों इस क्वेश्चन का आप कैसे हल करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक ना, बिल्कुल आसान भाषा में समझिएगा आप यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे देखो हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है, हम मान लेते हैं कि माना संख्या x, माना एक सवाल को हल करेंगे भाई, ठीक ना। माना संख्या x, अच्छा x का 1/3 क्या हो जाएगा, x का 1/3, इसी प्रकार से आपको करना है। x का 1/3 क्या होगा, x गुणे 1/3 क्या हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। अच्छा x/3 क्या है भैया, x/3 क्या है, 21 के बराबर है, ठीक ना। तो बताओ x का मान क्या हो जाएगा, तो 21/1 कर लो, 3 गुणा कर लो, तो x का मान क्या हो जाएगा, ठीक ना, 21 गुणे 3 क्या हो जाएगा, तो x मान क्या हो जाएगा, 21×3 63। इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तीसरा ऑप्शन में हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना। चलो इसी प्रकार से बाबू अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का मूल 2 है तो p का मान क्या होगा। अच्छा देखो एक हमारा समीकरण दे रखा है x², 7वां नंबर क्वेश्चन है, x² प्लस में 2x माइनस में p बराबर में 0 दिया गया है, ठीक ना। और इसका एक मूल क्या है बाबू, एक मूल आपका 2 है, एक मूल क्या है 2, यानी कि अल्फा का मान क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक ना। तो करना क्या है, बीटा का जो मान होगा वो कितना होगा, बीटा का मान या कुछ भी रख सकते हो, दूसरा मूल कुछ भी निकाल सकते हो। अल्फा के जगह पे, अल्फा का जो मान 2 है ना, एक्स के जगह पे रख दो, ठीक ना। पी का मान निकल करके आ जाएगा, एक्स के जगह पे 2 रखो, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2 माइनस पी बराबर 0। तो बाबू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 4 माइनस पी बराबर 0। तो माइनस पी बराबर हो जाएगा माइनस का 8, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, पी बराबर क्या होगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा में दिया गया है, आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हो, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चा, अगला हमारा दिया गया है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है, तो ये त्रिभुज होंगे। अच्छा यहाँ पे देखो जरा ध्यान समझिएगा, इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे हल करेंगे, इसको जरा ध्यान समझिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना, 8वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, जैसे मान लो एक यहाँ पे त्रिभुज, ठीक ना, ये है, इसी प्रकार से एक त्रिभुज ये है, दोनों में डिफरेंट कर लेते हैं छोटा बड़ा। अब देखो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर है, ठीक ना। अच्छा मान लो इसका जो भी एरिया होगा, ठीक ना, इसका जो भी एरिया होगा, इसे मान लो कुछ भी एरिया मान लो, इसका मान लो 64 वर्ग इकाई है, इसका मान लो इसका 81 वर्ग इकाई है, ठीक ना।
अब देखो बोला जा रहा है कि संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के अनुपात के बराबर है, तो भैया उसकी भुजाएं क्या होगी, त्रिभुज कैसा होगा, तो त्रिभुज कैसा होगा, समरूप त्रिभुज का होगा। कैसा होगा, समरूप होगा भाई, तभी तो मैंने बराबर होगा। क्या होगा, समरूप होगा, आपस में क्या होगा, समरूप हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर दिया गया। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा। समदूरस्थ होने का प्रतिबंध बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाता है, तो हम सबसे पहले समदूरस्थ होने का जो कंडीशन होता है ना, हम कोई बिंदु मान लेते हैं, ठीक ना। 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला बिंदु मान लो ए दिया गया है, यहाँ पे ए का मान क्या है, मान लो 2,-5। इसी प्रकार से बी का निर्देशांक कितना दिया गया है, -2,9 दिया गया है, ठीक ना। इसी प्रकार से हम सी का निर्देशांक मानेंगे एक्स, वाई मान लेंगे भैया, ठीक ना, तभी तो समदूरस्थ पता चलेगा, ठीक ना। अब देखो समदूरस्थ होने का कंडीशन क्या होता है, समदूरस्थ होने का कंडीशन ये होता है कि ए बी बराबर ए सी होगा, ठीक ना। ए बी का मान क्या होगा, ए सी के बराबर होगा, तभी तो समदूरस्थ होगा। जिससे मान लो देखो यहाँ पे कोई बिंदु है और ये कोई बिंदु है और ये कोई बिंदु है, तो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो कोई बिंदु है ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, ठीक ना। इसी प्रकार से तो देखो बिंदु ए से जितना दूरी सी का है उतना ही दूरी बिंदु बी से सी का है। इसी को क्या बोलते हैं, समदूरस्थ है, ठीक ना। क्या है, समदूरस्थ है भाई। तो देखो ए सी पहले निकालेंगे और ए सी के बराबर क्या कर देंगे, बी सी कर देंगे, तभी तो हमारा हो जाएगा। या कुछ भी कर सकते हो, ए सी के बराबर क्या कर सकते हो, ए बी भी कर सकते हो, कोई बात बराबर नहीं है। समदूरस्थ होने का कोई भी कंडीशन लगा दोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक ना। अब चलो ए सी बराबर ए बी, या आप ए सी पहले निकालो भाई, ए सी बराबर इसको सी कर लो, क्या कर लो, इसको सी कर लो, ठीक ना, इसको सी कर लो। ए सी बराबर क्या कर लो, ए सी बराबर ये बी सी कर लो, क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक ना। ए सी बराबर बी सी। अच्छा, ए सी का मान कैसे निकलता है, ए सी का मान निकालने के लिए एक फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। अब चलो ए सी का मान निकालो पहले, ए सी का मान कैसे निकलेगा। अच्छा, x2 के जगह पे मान लो c1, मान लो यहाँ पे x माइनस x1 माने 2, ठीक है, प्लस y2 मतलब y माइनस y1 मतलब 5, तो +5 कर दो भाई, ठीक है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, बी सी का मान निकाल लो। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x2 के जगह पे ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस ये देखो ये क्या हो जाएगा, y माइनस ये y2 के यहाँ पे क्या है 9, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे होल स्क्वायर। अब दोनों दूरी का आपस में बराबर कर लो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, बराबर कर लो इसको, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस में y - 9 का होल स्क्वायर। अच्छा, दोनों का मैं वर्गमूल कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ, दोनों के स्क्वायर कर दोगे तो वर्गमूल हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब चलो यहाँ से हम क्या करेंगे, जरा हल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, ये a + b के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, तोड़ दो भाई, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² + b² - 2ab माना 4x हो जाएगा। इसी प्रकार से a² + b² + 2ab माना 10y, ठीक ना। इसी प्रकार से ये हो जाएगा x² + b² + 2ab प्लस ये हो जाएगा a² प्लस ये क्या हो जाएगा, b² माना 81 और -2ab माना 18y, ठीक। इस प्रकार से हो गया। अब देखो x² से x से कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, ठीक ना। अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, जरा ध्यान से समझिएगा। तो बाबू यहाँ पे देखो, ये देखो 4x दिया गया है, ठीक ना, ये क्या दिया गया है, 4x। अच्छा, एक बात और यहाँ पे ध्यान दो कि जब हम बात क्या करेंगे, एक बात और यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब हम बात करेंगे, जब दोनों आपस में समदूरस्थ होंगे तो यहाँ पे y का मान क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। क्या होगा, y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। इस y का मान, y2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का मान, c का मान क्या हो जाएगा, y की जगह पे आप 0 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे y2 का मान 0 रख दोगे तो इसमें 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, पूरा फंक्शन ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये फंक्शन 0 हो जाएगा। तो भैया इसको भी और इसको भी काट सकते हो, 0 हो गया, ठीक ना, क्योंकि भैया x का मान 0 रख दो, ठीक ना, x का मान 0 रख दो तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा -4x, ठीक ना, प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 29। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x और प्लस में हो जाएगा ये 85, जोड़ दोगे ये दोनों तो आपस में जुड़ जाएगा। इधर लाओगे तो -8x बराबर ये क्या हो जाएगा, इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 85 में से 29 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये कट जाएगा,
7 बार में, तो x का मान क्या आ जाएगा -7। अच्छा, समदुरास होने कंडीशन अब क्या हो जाएगा, जो बिंदु होगा -7, -7, ऑप्शन में देख सकते हो -7, क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिया गया है, ठीक ना। एक बात आपको क्या करना था, यहाँ पे जो सी हम माने थे ना, x का मान 0 मान सकते हो, जो समदुरास होने का कंडीशन होता है। y यू रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में यहाँ पे y की जगह पे 0 कर लेना, ठीक ना, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिस समय AB बराबर AC है तो कंडीशन क्या होगा। इसे मान लो कोई त्रिभुज है, ठीक ना, इसे मान लो कोई त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु है भाई। समद्विबाहु कैसा होता है, इस प्रकार का होता है, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, और इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, ठीक ना। कंडीशन दिया है AB जो है ना BC के बराबर है या AC के बराबर है। AB जो है, AB जितना ये दूरी है, जैसे मान लो ये 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। ये इसको कोई मान लो 4 मान लो, ठीक ना। तो 5 बराबर 5 दिया गया है, तो आपको करना क्या, एंगल में डिफरेंस बताना है। जितना एंगल ये होगा ना, जितना एंगल C वाला होगा उतना एंगल क्या होगा, उतना एंगल क्या होगा, B वाला भी होगा। तो एंगल B बराबर एंगल C, सबसे पहले तो कंडीशन ये हो सकता है। लेकिन एक बात मैं आप सभी को और बताना चाहता हूँ बच्चों, कि जैसे मान लो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक ना, इस प्रकार का है, जैसे मान लो ये 4 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा भाई, ये वाला कितना होगा, तो ये वाला इसे मान लो ये 4√2 हो जाएगा। तो अगर इसका हम एंगल की बात करेंगे, तो अगर इसको मान लो कि A है, ये B है और ये C है, ठीक ना। तो लेकिन यहाँ पे हम A मानेंगे, यहाँ पे A मानेंगे, यहाँ पे B मानेंगे और यहाँ पे C मानेंगे। इसको A मानो, इसको B मानो, इसको C मानो, तभी तो ये AB और AC आपस में बराबर होगा 4-4। तो यहाँ पे अगर हम एंगल की बात करेंगे, तो यहाँ पे B और C में बताना है, तो B और B हमेशा C क्या होंगे, आपस में बराबर ही होंगे भैया, आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे, हमेशा के लिए आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक ना। चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान क्या होगा। तो कोण B का मान क्या होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे हम यहाँ पे कोई त्रिभुज बना ले रहे हैं भैया, ठीक ना, इस प्रकार से बना दे रहे हैं, ठीक ना। इसमें त्रिभुज बनाना है आपका क्या, ठीक ना, क्या बनाना है आपको, बनाना है यहाँ पे ABC, ठीक ना। यहाँ पे क्या था, ABC, AC का मान कितना दिया गया, इसको A मान लो, इसको C मान लो, इसको 12 मान लो और इसको B मान लो, ठीक ना। यहाँ पे दिया भी गया है, AC का मान 12 दिया गया है, AB का मान दिया गया 6√3 दिया गया है, और BC का मान दिया गया है, BC का मान 6 दिया गया है। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा लो। अब एंगल चेक कर लो भैया कि एंगल B का मान क्या होना चाहिए। तो पाइथागोरस का प्रमेय जब लगाओगे बाबू, तो क्या होगा, ये हो जाएगा, पाइथागोरस का जब प्रमेय लगाओ तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक ना। कर्ण क्या है, 12 है, तो 12 कर दो, बराबर लंब मतलब ये 6 स्क्वायर प्लस आधार मतलब 6√3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 144 बराबर ये 636 प्लस ये क्या हो जाएगा 6 का 36 अगुणा ये 3 माने 144 बराबर ये हो जाएगा 108 प्लस 36, ये भी 144 हो जाएगा। तो बच्चे देखो दोनों आपस में बराबर हो गया। कहने का सेंस यहाँ पे है कि जब हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया तो दोनों आपस में बराबर हो गया। तो ये पाइथागोरस प्रमेय होने का कंडीशन क्या होता है, जब ये एंगल B 90 डिग्री का होगा तब, 90 डिग्री का होगा तब, तो B का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। अब चलो इसी प्रकार से अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे जरा ध्यान से समझो कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का भुजा 2A है, तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पे देखो एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है ABC और उसकी भुजा दिया गया है कितना 2A दिया गया है, तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की आपको लंबाई कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, आइए ध्यान से हल करते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, समबाहु त्रिभुज दिया गया है, इसको बना लेते हैं जरा, ठीक ना। यहाँ पे हम समबाहु त्रिभुज बना लेंगे भैया, जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगी, ठीक ना। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भुजा कितनी है भैया, ये भी 2 है, 2A है, ये भी 2A है और ये भी 2A है। अब देखो सर शीर्षालंब की लंबाई ज्ञात करना है, माने शीर्षालंब यहाँ से ये आपको लंबाई ज्ञात करना है प्रत्येक, ठीक ना। तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, ये आपका A होगा और ये भी आपका A हो जाएगा। और यहाँ पे ABC दिया गया ना, तो A मान लो, यहाँ पे B मान लो और ये C मान लो और इस पॉइंट को D मान लो, ठीक ना, इस पॉइंट को D मान लो। शीर्षालंब यानी AD का लंबाई आपको ज्ञात करना है, AD बराबर क्या होगा, इसकी मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चा हम करेंगे क्या, यहाँ से एक त्रिभुज खींचेंगे और इस त्रिभुज को ABC त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक ना। अच्छा पाइथागोरस का प्रमेय लगाओ भैया, पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा पाइथागोरस का प्रमेय लगाओ तो क्या होता है भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है, ठीक ना। कर्ण का स्क्वायर कितना दिया है 2A का होल स्क्वायर प्लस में लंब मतलब मान लो लंब मतलब AD दिया है, बराबर है ये AD के स्क्वायर प्लस में आधार मतलब BD,
BD का लंबाई तो दिया है ए स्क्वायर। अब देखो AD का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे, ये देखो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा AD बराबर। तो AD का स्क्वायर बराबर, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा बच्चा, रूट निकाल दो, तो रूट में 3a स्क्वायर, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा में दिया गया है, ठीक ना। चलो अगला हमारा क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर कास ए, तो ए का मान क्या होगा, देखो साइन ए, यहाँ पे देखो साइन ए बराबर में कॉस ए दिया गया है भाई, तो हम लिख सकते हैं साइन ए बटे में कॉस ए बराबर 1, ये क्या हो जाएगा tan ए बराबर 1। अच्छा बताओ tan कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान कितना 45, एक मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, बल्कि हम यहाँ पे काटाते नहीं है, ठीक ना। चलो एक का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री, या आप निकाल भी सकते हो कि भैया देखो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, इसी प्रकार से काट 45 का मान √2 होता है, आप आसानी से भी कर सकते हो, याद भी होना चाहिए, ठीक ना। चलो अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे समझते हैं कि यदि a बराबर 30 अंश, तो 1 + tan स्क्वायर ए बटा में 1 + काट स्क्वायर ए का मान क्या होगा, इसको हम हल करते हैं। a का मान 30 डिग्री दिया गया है, तो 1 + tan स्क्वायर ए माने 1 + tan स्क्वायर 30 अंश बटे में 1 + कॉट स्क्वायर 30 अंश। अच्छा 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मतलब क्या होता है, 1 + tan 30 का मान क्या होगा 1/√3, तो ये हो जाएगा 3, ठीक ना। इसी प्रकार से 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका हल करोगे तो 4/3 हो जाएगा, और बटे में 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना बच गया 1/√3, 1/3 बच गया 1/3, ठीक ना। मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया भाई, ठीक ना, जरा सा दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि यदि एक गोले की त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले परसेंटेज वृद्धि के बारे में बताना है। तो गोला का त्रिज्या मान लो r दिया गया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, ठीक ना। जब इसका त्रिज्या हल करोगे, त्रिज्या जब दोगुना कर दोगे, त्रिज्या दोगुना मतलब 2r कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4π, नया वाला जो गोला होगा, ये देखो ये पुराना गोला, ये नया गोला क्या हो जाएगा भाई 4πr का मतलब 2r रखोगे, 2 × r रख दो, स्क्वायर कर दो, 4π ये 4² हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा 16πr² हो जाएगा। तो नया वाला ये आ गया, पुराना वाला ये आ गया। अच्छा कितना अंतर आ गया, तो अंतर आ गया 12πr² का अंतर आ गया। दोनों के वक्र पृष्ठ में कितना का अंतर आ गया 12πr² का, दोनों के वक्र पृष्ठ में 12πr² का अंतर आ गया। तो इसी पे आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज में, तो गुणे 100 बटा मूल मान क्या होता है 4πr², πr से πr कैंसिल आउट, 4 × 12 और 3 × 100, 300% क्या हो जाएगा अधिका हो जाएगा, ठीक ना, 3% मान बढ़ जाएगा, ठीक है। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 दिया गया है, तो वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा, सेम टू सेम, जितना व्यास का होगा उतना परिधि का अनुपात होगा। 2πr1 का मान भी r1 और r2 का मान भी सेम होगा। देखो व्यास माने देखो d1 और d2 का जब रेशियो समान है, कितना है 4:9 है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा r1 अगर हम d1 को चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा r1/2 रेशियो r2/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब r1/r2 का मान भी क्या हो जाएगा सेम होगा, ठीक ना, सेम होगा, मतलब वो भी क्या हो जाएगा 4:9 ही हो जाएगा। तो अगर हम निकालेंगे एरिया का भी मान निकालेंगे ना, या रिजल्ट या त्रिज्या का मान भी निकालेंगे ना, या परिधि मतलब 2πr1, ठीक ना, और ये हो जाएगा 2πr2, तो 2π से 2π कैसे लौट जाएगा, तो r1/r2 का मान क्या है 4:9, आसानी से कर सकते हो भाई 4:9, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया और माध्य निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो कैसे हल करेंगे इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हम हल करने के लिए जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ भाई। तो सबसे पहले करेंगे क्या, वर्ग अंतराल दिया गया ना, तो सबसे पहले भाई मध्यमान निकालो, इसका मध्यमान माने xi का मान निकाल लो और साथ में fi का मान निकाल लो। अच्छा xi का मान क्या होगा, मध्यमान 0 और 2 के बीच में कौन संख्या होगी 1 होगी, 1 लिख लो। 2 और 4 के बीच में कौन संख्या होगी भैया 3 होगी। अगर नहीं पता होगा तो 2 + 4/2 कर दोगे तो निकल करके आ जाएगा। इसी प्रकार से 4 और 6 के बीच में 5 होगी, इसी प्रकार से 6 और 8 के बीच में 7 होगी, और यहाँ पे हो जाएगा भैया 9, ठीक ना, क्योंकि भैया देखो 8 और 10 के बीच में क्या आएगा 9। fi का मान दिया गया कितना 3 1 5 4 7, यहाँ पे सामने से लिख दो 3 1 5 4 7, ठीक ना, 3 1 5 4 7 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है xi गुणे fi का मान निकाल लो भैया कितना होगा, और समेशन कर दो यहीं पे, ठीक ना, गुणा करके जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 है
प्लस में ये 3 कम 3 है, ये 5 25 और ये 7 चौक 28 और 9 7 63, ठीक ना। अब इसको आइए जोड़ते हैं। जब भैया आप इसको जोड़ेंगे ना, ठीक ना, जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका 142। क्या हो जाएगा 142, आप जोड़ करके देख लेना। और देखो समांतर माध्य का फार्मूला होता है, समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई बटे में क्या होता है, एफ आई होता है, ठीक ना, समेशन ऑफ एफ आई, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 142 और बटे में इसका जोड़ दो, 3 1 4 5 9 9 4 13 13 7 21, 13 7 कितना होता है, जोड़ दो, 7 4 11 11 7 4 11 और 11 5 16 16 4 20 ना होगा 20, ठीक ना। इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 7.1 आ जाएगा, कितना 7.1, ठीक ना। इसी प्रकार सब सभी को हल करना है पेपर में, ठीक है। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन, यदि बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 है, बहुला का मान 28 है, तो माध्य क्या होगा। तो बच्चा इसका सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए भाई, कि जो बहुलक होता है ना, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे क्या होता है, माध्य होता है, ठीक ना। तो बहुलक का मान दिया है, बहुलक का मान दिया गया कितना 28, 3 गुणे माध्य को मान लो एम से निकालना है, और माइनस यहाँ पे दिया गया है 2 गुणे माध्य का मान कितना दिया गया है, 2 गुणे माध्य का मान कितना देखो दिया गया है यहाँ पे 24.1 दिया गया है। देखो 28 प्लस, अब देखो सॉरी ये क्या कर दोगे भाई, देखो ये माइनस है ना, ये क्या है माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 24 ये 2 हो जाएगा बराबर 3 इंटू एम हो जाएगा, ठीक ना। इसको आप गुणा जोड़ दो, क्या हो जाएगा भाई, जोड़ो दो, ये क्या हो जाएगा 8 8 16 के 6 और 4 2 6 7 76.2 बटे में 3 बराबर एम का मान आ गया इतना, निकाल लो भाई कितना हो जाएगा, कितना होगा, कटाओ 3 दूना 6 3 5 15 और 3 चौके 12 25.4 आ जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा में दिया गया है, ठीक ना। चलो अच्छा अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया बच्चा, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है जरा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ठीक ना। वर्ग अंतराल और बारंबारता यहाँ पे दिया गया है, ठीक ना। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है, ठीक ना, सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है। बोला गया उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग किस श्रेणी में होगा बताना है भाई, ठीक ना। चलो इसको हम कैसे हल करेंगे, समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, एकदम सेम टू सेम यही वाला तरीका है, आप आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या करना, मैंने बहुत सी बेसिक सा चीज़ है, ठीक ना, आसानी से कर सकते हो। अंतिम नंबर हमारा क्वेश्चन है कि क्या है कि माध्य माध्यिका माध्यक और बहुलक के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, तो मैंने क्या बताया था, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, और आगे आने वाले वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को खंड ब का सॉल्यूशन जल्दी अपलोड कर दूंगा, उसके लिए परेशान मत होना, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।